नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बजट की। जी हां, मध्य प्रदेश का बजट कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल बजट पेश करेंगे। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा राजकीय संदेश देने की कोशिश यहां पर हो सकती है। बजट जो है उसका अनुमान जो जताया जा रहा है वो ये 4,65,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश होने का अनुमान है। इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट होगा, यानी एक साथ 3 सालों के फाइनेंशियल रोड मैप का कॉन्सेप्ट इस बजट के जरिए देखने को मिलेगा। तो आज विस्तार से बजट से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे, बजट से जुड़ी बहुत सारी अहम बातें आपको बताएंगे। जो बजट की शब्दावली होती है उसके बारे में भी आसान भाषा में समझाएंगे और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण का भी जिक्र होगा। बताएंगे कि अलग अलग इलाकों के लोग बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट पेश हो रहा है। जिस तरह से सरकार के खर्च बढ़ रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस बार नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि एमपी के बजट का आकार इस बार क्या होगा। अब तक के सालों में जो बजट पेश हुए हैं उसमें कितना फंड एलोकेशन रहा, हर एक डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एमपी का बजट साल दर साल कैसे बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2021-22 की। ये वो फाइनेंशियल ईयर था जब मध्य प्रदेश का बजट 2,42,000 करोड़ रुपए था। अब आ जाइए 2022 और 2023 पर। इस वित्तीय वर्ष का जो बजट था वो था 2,79,000। 2023-24 की बात कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा और इजाफा हुआ और बजट की जो राशि थी वो पहुंच गई 3,14,000 पर। 2024-25 के बजट में भी और इजाफा हुआ, यानी बजट का दायरा और बढ़ा और ये राशि हुई 3,65,000। 2025-26 में 4,21,000 का बजट था और इस बार का यानी 2026-27 का जो संभावित बजट है उसके बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 4,65,000 से 4,85,000 के बीच या इसके आसपास रह सकता है। तो ये तो हुआ साल दर साल कैसे बजट में लगातार मध्य प्रदेश के इजाफा होता चला गया। मध्य प्रदेश के बजट के आकार को तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं चुनौतियों की। एमपी के लिए चुनौतियां क्या क्या है। 2026-27 के बजट में पैसों का कहां से होगा, हाल में आए केंद्रीय बजट का एमपी के बजट पर कैसे असर पड़ने वाला है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताते हैं कि सरकार पर करीब 4,84,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2026 में कर्ज 5 लाख करोड़ तक जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक देश के कुल कर्ज में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो 5% का है। इस साल करीब 30,000 करोड़ पुराने कर्ज के किस्त में जाएंगे। करीब 28,636 करोड़ पुराने कर्ज के ब्याज में जाएंगे। केंद्रीय करों में एमपी की हिस्सेदारी 7.86% से 7.34% हुई है। केंद्रीय करों में हिस्सा घटने से सीधे सीधे जो एमपी को नुकसान होगा वो होगा 7,500 करोड़ रुपए का। बड़ा नुकसान है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, वेतन भत्ते पर 1,14,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। 2026-27 का बजट अगर करीब 4,65,000 के पार पहुंचा तो मतलब पिछले साल के मुकाबले 45,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। सिंगस्त 2028 के लिए केंद्र से मांगे गए हैं 20,000 करोड़ रुपए, पर बात नहीं बनी है। आमदनी के स्रोत घटने पर खर्च बढ़ने से सरकार को और कर्ज लेना पड़ेगा। ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा ब्याज, सीधा असर सड़क पर, स्कूल पर, अस्पताल के बजट पर। तो ये वो अहम बातें थी जो आपने समझी चुनौतियों के माध्यम से। अब आपको हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो बजट बनाती है उसके लिए पैसा कहां से आता है और वो पैसा कहां खर्च होता है। लेकिन इसे समझने से पहले आपको बजट के कुछ टर्म्स यानी कि कुछ एक शब्दावली जो है वो हम आपको समझाएंगे और ये समझना आपके लिए जरूरी भी है। दरअसल बजट की जब बात आती है तो कई बार भारी भरकम क्लिष्ट हिंदी के शब्द आपको उलझा देते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो बजट को लेकर हमारी समझ को पेचीदा बना देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि भाई किस विषय में बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका सरलीकरण क्या होगा।
लेकिन आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे बजट के भारी भरकम शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से, आप तुरंत समझ जाएंगे चुटकी बजाते, जिससे आगे आप कभी किसी भी बजट के प्लस और माइनस पॉइंट को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो कल बजट पेश होना है, उससे पहले इस भारी भरकम भाषा को आसान शब्दों में समझ लीजिए। अब जैसे बजट में आपने शब्द सुना होगा राजस्व आय, अब आप सोचते हैं भाई ये क्या बला है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये दरअसल होती क्या है। राजस्व आय मतलब टैक्स से कमाई, अब इसमें ब्याज जोड़ दीजिए, अनुदान से मिले जो पैसे हैं वो जोड़ दीजिए, तो ये हुआ आपका राजस्व आय। अब आते हैं अगले मद में, ये है पूंजीगत आय, ये भी शब्द आपने सुना होगा। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है उधार में मिले पैसे प्लस एसेट बेचने से मिले पैसे, तो ये आपकी पूंजीगत आय हो गई। अब राजस्व व्यय, ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके घरों में जो सैलरी जाती है, पेंशन का पैसा जाता है, वो इसमें आता है। सब्सिडी, उधार पर ब्याज में रकम खर्च, ये सब जो चीजें हैं राजस्व व्यय में आती है। अब पूंजीगत व्यय को समझ लीजिए। पूंजीगत व्यय मतलब एक बड़ा अमाउंट किसमें खर्च होता है, अमाउंट, इसका मतलब है, इसका जो पूंजीगत व्यय का जो मतलब है वो अमाउंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचा, अब वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें आती हैं सड़क, हमारे पुल, एयरपोर्ट, इमारत के निर्माण में, ये तमाम खर्च जो होते हैं ये पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब राजकोषीय घाटा, ये भी शब्द आपने जब केंद्र का बजट सुनते हैं या कहीं का भी बजट आप सुनते हैं तो ये शब्द आपके उसमें आता है। सरकार की कुल आमदनी कुल खर्च से कम हो, राजकोषीय घाटा मतलब वो कहते हैं ना आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो हो गया राजकोषीय घाटा। मतलब टैक्स से जो कमाई हुई, उधार से जो पैसा लिया, संपत्ति बेचने से पैसा आया, इन सबको जोड़कर भी अगर खर्च ज्यादा हो तो भाई ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब उदाहरण से इसको आप समझा देते हैं। 2025-26 के लिए एमपी का जो राजकोषीय घाटा था वो था 78,900 करोड़ रुपए, मतलब सरकार की आमदनी और खर्च का फासला 78,900 करोड़ रुपए का था। अब राजस्व घाटा भी बजट की एक शब्दावली है, इसको समझना भी आपके लिए जरूरी है। अब इसको ऐसे समझते हैं, टैक्स, ब्याज, शुल्क से आमदनी के मुकाबले वेतन, पेंशन, उधारी पर खर्च अगर ज्यादा हो जाए तो ये राजस्व घाटा कहलाता है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है, और वो ये कि एमपी सरकार में 2025-26 के लिए 618 करोड़ का राजस्व प्लस दिखाया गया है। अब प्राथमिक घाटे के बारे में आपको बताते हैं। पिछली सरकार या पिछले वित्तीय वर्ष में ली गई कर्ज की राशि को घटा देना, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सरकार का राजकोषीय घाटा 200 रुपए है, इसमें 150 रुपए पिछली सरकार या पिछले वर्ष के हैं। अब इस 200 में से 150 को घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो ये वो शब्दावली थी जिसको लेकर अक्सर लोग पसोपेश में पड़े रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं, भाई इसका मतलब क्या, वित्त मंत्री ने तो बता दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस शब्दावली को हमने आपको आसान भाषा में और उदाहरण के साथ समझाया है, तो आप काफी हद तक इसको समझ गए होंगे। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अलग अलग शहरों के, इलाकों के लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं बजट से, इसी को जानने के लिए हमने इंदौर का रुख किया और लोगों को भी खासी उम्मीद वहां पर नजर आई। खासतौर पर व्यापारी वर्ग को क्या कुछ कहना है व्यापारियों का, देखिए हमारे संवाददाता भारत पाटिल की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेंगे। उम्मीदें हैं कि 4.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट हो सकता है, जिसमें 12% इस बजट को लेकर के बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम उस मुद्दों को लिया जाएगा। लेकिन व्यापारियों को जो उम्मीदें हैं आज, वो क्या उम्मीदें हैं उनसे भी अगर चर्चा करेंगे। सर, इस बार मध्य प्रदेश का बजट काफी हाई भी होने वाला है, उम्मीदें हैं, और तमाम सेक्टर्स की अगर बात की जाए सभी को ध्यान में रखते, लेकिन उद्योगपतियों के लिए क्या एक मेन रहेगा कि उद्योगपतियों को इससे बड़ी राहत मिल सकती है इस बजट से? इस बार क्या उम्मीद है? राहत की उम्मीद तो हम हर बार हर बजट में रखते ही हैं। इस बजट में भी हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं उसमें रियायतें दी जाए, बैंक लोन्स लेते हैं हम, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया जाए। इन सब चीज़ों से रोजगार बढ़ता है, उद्योग पनपता है और प्रदेश की भी प्रगति होती है। छोटे उद्योगों की अगर बात करी जाए तो क्या लगता है इस बजट में? निश्चित तौर के ऊपर यह बजट जो है, केंद्र ने तो बहुत अच्छा बजट दिया था, तो हमारा ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जो मोहन सरकार जो बजट है, ये छोटे उद्योगों के लिए, माइक्रो
और मीडियम के लिए अच्छा बजट पेश करेगी। और हमारा निवेदन एक और है इसमें कि आज एमएसएमई जो है सबसे ज्यादा जो है लोगों को रोजगार देती है। कल के बजट को लेकर के तीसरा बजट पेश होने वाला है। व्यापारी के उद्योगपतियों के चेहरे पे जब भी मुस्कुराहट होगी जब अगर सर की बात को आगे बढ़ाते हुए जो पेट्रोल डीजल पे सेज लगाया है गवर्नमेंट ने, ₹2.5 पेट्रोल पे ले रहे हैं, ₹1.5 डीजल पे ले रहे हैं, तो अगर वो हटा दे या फिर उसको 50 पैसे कर लें। उसके अलावा जो सोलर पावर पे सब्सिडी दे दे पैनल लगाने पे 50% की या 25% की, तो उससे क्या इंडस्ट्रियां अपनी जो कास्ट आ रही है जो 8 से 10 रुपए आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उद्योगों का भी साथ विकास हो जाएगा और सरकार भी अपनी रेवेन्यू को जो कोयले और एक्सपांशन में जो खर्चे हो रहे हैं उसमें कवर हो जाएगी। बिल्कुल मोहन, सरकार का जो बजट है, तीसरा बजट है, उद्योगपतियों को तो उम्मीद है, लेकिन और भी अलग अलग सेक्टर में क्या कुछ उम्मीदें निकलेगी, लेकिन ये उम्मीद जरूर है क्योंकि इस बार बजट का जो राशि है पिछले 2024 और 25 के अलावा बढ़कर 4.7 करोड़ रुपए के करीब ये बजट प्रस्तुत हो सकता है। नीरज के साथ भारत पाटिल, एनडीटीवी इंदौर। तो इंदौर के व्यापारी वर्ग को आपने सुना, बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, बजट में क्या क्या हो। आगे भी कुछ और इलाकों में हम आपको लेकर चलेंगे, वहां भी हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने लोगों से बातचीत की है, उनकी अपेक्षाएं भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बजट से पहले क्या आता है? बजट से पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश किया, जो राज्य के बजट से ठीक पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा देता है। सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने अपनी विकास योजनाओं में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को प्राथमिकता दी है। ये रिपोर्ट बताती है कैसे खेती से लेकर उद्योगों तक हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण ने एक स्थिति बताई है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। अब आपको एक एक पॉइंट में सरल भाषा में समझाते हैं 10 बड़ी बातें आर्थिक सर्वेक्षण की क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्थिक सर्वेक्षण की 10 अहम बातें। तो अब सबसे पहले आपको बता दें हम कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो बात कही गई है वो ये कि 16,69,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय 1,69,050 रुपए हुई है। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा कृषि है, यानी कि अगर हम देखें सहारा इसे क्यों कहा जा रहा है? सहारा इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। सेवा उद्योग सेक्टर मजबूत हो रहा है। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी लगातार चल रही है। इसके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के संकेत भी मिल रहे हैं। सिंहस्थ महाकुंभ के लिए भी हो सकता है बड़ा ऐलान, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। युवाओं को रोजगार के लिए तैयारी करवाने पर भी सरकार का जोर है। मध्य प्रदेश की जीडीपी में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है और ये जैसा कि मैंने कहा था आपको कि पूरी अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो भी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। तो ये है आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी 10 बातें जो अभी आपने जानी हैं। अब जरा आगे का रुख कर लेते हैं, आगे और क्या क्या अहम बातें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर अब बहुत अच्छी है और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश खास करके वित्तीय ताकत और विकासशील संकेत के आधार पर कल मध्य प्रदेश सरकार का एक बार फिर बजट आने वाला है और अभी तक की प्रोग्रेस मुझे ऐसा आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर संरचनात्मक सुदृढ़ता और समावेशन और वित्तीय अनुशासन के बलबूते पर बहुत अच्छी स्थिति में आज तक की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली ये सिद्ध हुई है, जिसके केवल 2 वर्ष के बीच 2023-24 और 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूं तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और खासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में तेजी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल घोषणा नहीं कर रही है बल्कि जमीन पर निवेश उतार रही है। तो
बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कर्मचारी, व्यवसायी, युवा, महिलाएं, छात्र, सभी को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। अगर हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यवसाय, रोजगार को लेकर इस बार के बजट में क्या खास होगा, बजट को लेकर उज्जैन की जनता की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की हमारे बजट गुरु स्वामी मुस्कुरा ने। महाकाल की नगरी उज्जैन से मैं स्वामी मुस्कुरा के आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ एनडीटीवी के माध्यम से बजट गुरु, और हम वार्ता करते हैं शुरू। इस बार के बजट में मध्य प्रदेश में क्या होगा खास, मोहन सरकार लेकर आएगी बहुत बड़ा बजट, और इस बजट में महिलाओं के लिए, कृषि के लिए, युवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या सुविधाएं होगी, राहत देने वाली होगी या कर में बढ़ोतरी होगी, हम पूछते हैं उज्जैन के रहवासियों से। मेरे साथ है मैडम, आपका नाम बताइए। नेहा गोयल। कि आने वाले जो बजट है मध्य प्रदेश का, उसमें सरकार से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? हम ये अपेक्षा करते हैं कि अभी जो हमारा नया बजट आ रहा है वो निश्चित रूप से सभी के घरों को ध्यान में रखते हुए आएगा। आज जो खाद्य पदार्थों में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे हमारे जो घर का बजट है वो बिगड़ रहा है। घर का बजट बिगड़ता है तो उसका असर हमारे बच्चों की शिक्षा पर भी आता है। हम देख रहे हैं शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा आजकल बहुत महंगाई हो रही है, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो नया बजट आएगा वो बच्चों की शिक्षा, घर की रसोई के खाद्य पदार्थों को ध्यान में रखते हुए आएगा। इस बजट में आपकी व्यवसाय के हिसाब से क्या अपेक्षा है? नमस्कार, अभिषेक गोयल नाम है मेरा। निश्चित ही जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, 18% से हमारी दवाइयाँ बहुत सारी 5% में आ गई है, तो बहुत सारे पेशेंटों को उसका लाभ मिला है। मैं ऐसा सरकार से अपेक्षा करना चाहूंगा कि बजट जो रहेगा वो ऐसा आंकड़ों का मायाजाल ना हो, अपितु वो जो है लोगों का जीवन आसान करने के लिए हो। बजट आंकड़ों का मायाजाल न हो और दवाई में हवाई न हो, यानी हवाई का मतलब ये है कि बजट जिस प्रकार हो उसमें किसी प्रकार का ऐसा टैक्स न हो जिससे हमारी आम पब्लिक को परेशानी का अनुभव पड़ना पड़े। हम आदरणीय सर से पूछना चाहते हैं कि वे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके गुरुजी भी यहाँ है सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय शील सर को और मुझे और मोहन यादव को। आपने साइंस कॉलेज में पढ़ाया है और ये योग संयोग है कि आज आप यहाँ पर हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो विजन है, जो आपने विजन उनको पढ़ाई में दिया, आप मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, तो किस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव की अपेक्षाएं, आपकी क्या अपेक्षाएं? और मोहन जो भी करे वो इतना करे कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक खुश हो, हर नागरिक सुखी हो, ये मेरी कामना है। वो कर जो जनता चाहती है। आप व्यापारी संघ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन व्यापार में जिस प्रकार से भारत सरकार का बजट, मध्य प्रदेश शासन का बजट, उससे आने वाली परेशानियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही है, केंद्र का बजट आ चुका है, अब मध्य प्रदेश का बजट जो बनना है उसमें हम चाहेंगे व्यापारियों को जो है फ्री हैंड करके, मतलब व्यापार जो करने का तरीका है वो ऐसा हो कि बड़े कम टैक्स वो रहे और ज्यादा कागज की आवश्यकता नहीं हो और फ्री हैंड बिजनेस करे व्यापारी, उसको बंधन कम मिले और अच्छे से जनता की सेवा कर पाए। वो जय श्री राम। मध्य प्रदेश का मोहन सरकार के बजट से हम उम्मीद करते हैं कि व्यापार के हित को देखते हुए ऐसा बजट पेश करेंगे जो व्यापार में थोड़ी सी अभी मंदी आ रही है, व्यापार के लिए एक बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे, प्लस एक स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए विशेष रूप से जो अभी सबसे ज्यादा महंगी हो रही है स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे मध्य प्रदेश की पूरी जनता प्रसन्न हो जाए और मोहन सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं इसकी। बजट थोड़ा मतलब ऐसा कि सबके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से, हाँ, जैसा कि लोगों को ठीक लगे ताकि वो सब सरवाइव कर पाए। किसी जो जैसे लो क्वालिटी के होते हैं तो वो उनका बजट ज्यादा होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो सबके हिसाब से हो वो चीजें। सड़क व्यवस्था के लिए अच्छा व्यवहार ये हो, व्यवस्था हो सड़क व्यवस्था के लिए। उज्जैन का सुमस का कार्यक्रम चल रहा है, अभी 28/2000 सुमस का कार्यक्रम है, वो बढ़िया सुचारू रूप से अच्छा ये हो, रोड व्यवस्थित बना रही है सरकार, अच्छा है। बजट में कुछ राहत मिले आम जनता के लिए, वो भी अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया भाभी जी, आप गृहिणी हैं और किचन संभालती है सर का, तो आप क्या ऐसा महसूस करती है और सरकार से अपेक्षा रखती है कि वो राहत मिले? आप महंगाई कम हो,
किचन में आप क्या महसूस करते हो? महंगाई कम हो, बस ये जो रोजमर्रा की चीजें कम भाव में मिले। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए और विमेन सेफ्टी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो एज हमारे देश में मेंटल हेल्थ के लिए जो यूनियन बजट आया है उसमें प्रावधान किए गए हैं कि उन्होंने नया निम्हांस जो नॉर्थ में है वो डालने का बोला है। लेकिन अब हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर बहुत महंगा होता जा रहा है दिन पर दिन। बच्चों की पढ़ाइयों पर बहुत लोड होता जा रहा है, बच्चों को लोड होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे अभी बड़े बड़े स्कूलों को आजकल जो मिडिल क्लासेस के लोग होते हैं अपने बच्चों को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो उस एजुकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बजट लाना चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर एक ग्राहक के रूप में आए हैं और आप क्या अनुभव करते हैं इस जगह पर आने के बाद, कि आपको ऐसा क्या लगता है जो प्रदेश सरकार ऐसी छूट दे जिससे आप और अधिक ग्राहकी कर सकें और अधिक खरीदारी कर सकें? प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जीएसटी में और कुछ जो राहत दे सकती है टैक्स वगैरह में, वो आम पब्लिक के लिए दे सकती है। इसके अलावा जो बजट में जो बेसिक जरूरतें हैं, जो कमजोर आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए अगर ज़्यादा कुछ कर सके, जैसे मेन तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह इनके लिए। बाकी जीएसटी का तो मोदी सरकार ने भी काफ़ी कुछ अच्छा कर ही दिया है। तो टैक्स में तो काफ़ी राहत, इनकम टैक्स में हम लोगों को भी है, क्योंकि मैं सैलरीड हूँ, काफ़ी कुछ राहत पिछले टैक्स में भी मिल गई थी। तो मेन तो जो है कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं ना, उनके उत्थान के लिए जो जितना ज़्यादा कर सकें। मेरा तो यही है कि जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, जितने भी युवा हैं वो आज जा रहे हैं बाहर जॉब करने, दिल्ली साइड, बेंगलोर साइड या अपन पुणे साइड जा रहे हैं। तो इस बजट में हम युवाओं के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि सारी कंपनियां यहीं आए और हमको यहीं रोजगार मिले। वर्तमान प्रदेश की व्यवस्था को देखते हुए वह इस तरीके का बजट पेश करे जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा इन दोनों को अनुकूल व्यवस्था प्राप्त हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा आज जरूरत है वो शिक्षा की है, और दूसरी जो जरूरत है महत्वपूर्ण वो स्वास्थ्य की है। और इसके अलावा जो बजट है वो एक सामान्य व्यक्ति मैनेज कर सके, इस तरीके से वो कोई प्रदेश को नई बजट के रूप में कोई नई सौगात दे, ऐसी मेरी भावना है। ये युवा व्यवसायी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और वे स्वयं एक अच्छे एजुकेटेड हैं। आपका शुभ नाम? मयंक सोनी। मयंक जी सोनी, आप अपने विचार बताएं। बस यही है कि गोल्ड अगर एक जगह रुक जाता है तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा रहेगा लेने में, क्योंकि भाव अभी इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो लेना करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि पता चला अभी लो भाव बढ़ जाए, अभी लो भाव घट जाए। तो इस चक्कर में भी थोड़ी मंदी भी है, स्थिर हो जाए तो काम चलेगा। एनडीटीवी के लिए मैं स्वामी मुस्कुरा के बजट गुरु आपको नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब आपको सतना लिए चलते हैं, वहां के लोगों को क्या उम्मीद है बजट से, ये आपको दिखाते हैं। आम जन की तमाम आशाओं अपेक्षाओं के बीच हम उस आम जन के पास आए हैं जिसकी सरकारों से तमाम अपेक्षाएं पहले भी रही हैं, आज भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सतना के विशिष्ट जनों का एक पैनल है। हमारे साथ अभिषेक जी हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से लंबे समय से जुड़े हैं। अभिषेक जी, क्या आशाएं, क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से? जी, पहले तो दो छोटी छोटी बातें जो प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को झेलना पड़ता है। एक तो हमारे यहाँ डीजल के रेट ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में डीजल 5 रुपये महंगा है, पेट्रोल 10 रुपये महंगा है। तो एक तो इसमें हमको समानता की आवश्यकता है। दूसरा, टोल टैक्स की भी दरें कम करने की आवश्यकता है। सरकार को बहुत पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त हो रहा है और ट्रक धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। पहले 10 चक्का होता था, अब 12 चक्का, अब 16 चक्का, अब 18 चक्का आ रहे हैं। सबके टोल टैक्स ज़्यादा हैं तो उनको अच्छा राजस्व मिलता है। तीसरी चीज़ जो एक भविष्य के हिसाब से सतना के लिए जो मुझे लगता है कि सतना अब रेलवे लाइन का एक चौराहा बनने जा रहा है। जब ये इधर खजुराहो लाइन कनेक्ट हो जाएगी और इधर सिंगरौली कनेक्ट हो जाएगी, जिसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है, एक बड़ा हब बन सकता है। तो सतना को एक लॉजिस्टिक हब बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सतना में जो उत्पादन होता है जिस चीज़ का, उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरा ट्रांसपोर्टेशन पे ही वो डिपेंडेंट है। अगर आप देखें आसपास की जगहों से तुलना करें तो रीवा में सिर्फ एक ही लाइन है। अगर हम अपने साथी राज्य को देखें, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ इतने सारे एक्सप्रेसवेज है और दिन पर दिन वहाँ नए एक्सप्रेसवेज सैंक्शन होते जा रहे हैं। उससे क्या है, हमारे स्टेट की कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है, हमारा कोई पोर्ट नहीं है,
तो अगर कनेक्टिविटी हमारे पोर्ट तक की अच्छी होगी तो उससे हमारी इकोनॉमी मल्टीफोल्ड ग्रोथ होगी। और तीसरा मेरा इशू ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन में इशू है हमारे स्टेट में, मींस पॉलिसीज़ हो सकता है शायद अच्छी आती हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके वजह से ग्राउंड लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। तीसरा मेरे अपने ज़िले सतना को लेके ये है कि हमारा सतना रेवेन्यू जनरेशन में आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है पूरे मध्य प्रदेश में, पर डेवलपमेंट में उसको जो एलोकेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक दूरदर्शी बजट आना चाहिए ताकि एक सबका बैलेंस विकास होता रहे। हमारे साथ विन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संदीप जैन हैं। संदीप जी, आप व्यापारियों की बहुत बड़ी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या महसूस करते हैं व्यापारी किन चीज़ों को लेकर आपके पास आते हैं, क्या आशाएं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि छोटे उद्योगों को नियमों में सरलीकरण होना चाहिए। विशेष करके जो 10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योग हैं उनको 50 करोड़ या बड़े जो टर्नओवर वाले उद्योग हैं उसी तरीके के नियमों का सामना करना पड़ता है जो अव्यवहारिक है। मतलब छोटे उद्योगों को इसमें नियमों में सरलीकरण होना चाहिए, जैसे पहले कहा गया सिंगल विंडो में हिसाब से, उसी तरीके से। और एक प्रमुख मांग ये है हमारी कि मंडी टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहिए। जब जीएसटी लग गया तो मंडी टैक्स की अब आवश्यकता नहीं है। जब जीएसटी आया था तब यही बात हुई थी कि सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, तो अभी मंडी टैक्स लग रहा है जो अव्यवहारिक है। एक मांग और है, जैसे पेट्रोल डीजल के लिए जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए तो उनकी कीमत पूरे देश में एक हो सकेगी, तो उससे भी मध्य प्रदेश को विशेष करके लाभ मिलेगा। बजट पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।